हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग सॉल्व पेपर हल कर रहे हैं तो ये वाला सेट देखिए, 2025 का छठा सेट चल रहा है। ठीक है। 2025 का छठा सेट है ये, रसायन विज्ञान यानी कि जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसमें का 5 सेट हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर लोगों पर आप क्लिक करिए चैनल पर, और वहाँ पर से आपको प्लेलिस्ट वीडियो होम होम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट को चूज करिएगा। फिर वहाँ से आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, किस किस का प्लेलिस्ट बना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अनसॉल्व सेट 6 2025 कोड नंबर 347 KF है। ठीक ना, रसायन विज्ञान। प्रश्न नंबर, अगर आप लोग को देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको 7, देखिए यहाँ पर 7460012763 इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। कॉल करके ले सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बात करके चैट करके ले सकते हैं। ठीक है। तो उसके पेमेंट लगते हैं, पेमेंट करके ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का जो क्वथनांक है, क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो इसमें आपका है NaCl जो नमक होता है, इसमें ग्लूकोज, कैल्शियम क्लोराइड है, सुक्रोज है। ठीक है। इनमें से कैल्शियम जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर 1% सोडियम क्लोराइड का जो है सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में रंगहीन आयन, ये देखिए क्वेश्चन बार बार आता है, ये सेट नंबर 3 में भी आया था। ठीक ना, सेट नंबर 3 या हाँ 3 में कि 2 में आया ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में रंगहीन आयन है, तो उसको वहां पर हम बताए हैं। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो तो वहाँ आप लोग को पता होगा कि इसमें से कौन सा रंगहीन है, रंगहीन और रंगीन में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो Cu+1 चार्ज है, ये Cu+1, तो ये Cu+ वाला जो है ये क्या है आपका, आपका ये क्या है, रंगहीन है। ठीक ना। और बकिया जो है Cu2+ है, Ni2+ है और Fe3+ है, ये सब क्या है, रंगहीन यौगिक है, रंगीन यौगिक हैं। और ये क्या है, रंगहीन है। ठीक ना। रंगहीन मतलब जब देखिए अयुग्मित जो डी जब डी कोष भरता है तो उसमें जो कोष होते हैं अगर वह अयुग्मित रह जाते हैं तो रंगीन यौगिक बनाते हैं। अगर वह भरे रहते हैं, जोड़ा जोड़ा भरा रहता है, तो वो कैसा बनाते हैं, वो आपका बनाता है रंगहीन। ठीक, अरे रंगीन। ठीक ना, कैसा बनाता है, रंगीन बनाता है। तो यहाँ पर ये रंगहीन है। अब देखिए यहाँ पर CuCN है, और यहाँ पर -3 ऊपर लगा है चार्ज। आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो ऑक्सीकरण संख्या तो आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, मैं यहीं पर आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर Cu है, Cu को मान लीजिए आप लोग X, ठीक है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद Cn है, Cn पर कितना होता है, -1 होता है, एक गो Cn पर -1 चार्ज। ठीक है। तो 4 गो है तो 4 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर, और ये -3 है तो ये इक्वल के बाद लगाता है। ठीक ना, यहाँ पर -3। ठीक। तो यहाँ पर आपका x और ये क्या हो जाएगा, -4 से गुणा करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये बराबर में -3 हो जाएगा। ठीक है। x बराबर ये -3 और ये 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो x बराबर क्या बचेगा, x बराबर आपका +1 बचेगा। ठीक है। x बराबर क्या बचेगा, +1 बचेगा, n बचेगा। तो आपका +1, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या ऐसे ही निकालते हैं इसका। ठीक है। ये जो जो मेन होता है, जो धातु होता है यहाँ पर, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हम लोग एक समान लेते हैं, और जो लिगेंड होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण उनकी जो चार्जिंग संख्या होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख करके, और जितने टाइम रहता है ये, यानी कि 2 बार है, 3 बार है कि 4 बार, तो ये 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें कोई लिगेंड रहता है तो उसका भी जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो चार्ज प्लस चार्ज रखता है कि माइनस चार्ज रखता है, उसको भी ले करके और जितनी टाइम रहता है उससे गुणा कर देते हैं। ऊपर जो रहता है उस वहाँ पर रख दी, बराबर में रखते हैं। जो ये ऊपर वाला है, घात वाला है, ये उसको हम लोग बराबर में रखते हैं। ठीक है। तो बराबर में रख के आप लोग ऐसे हल करेंगे, x बराबर आपका जो आएगा वही Cu का मान हो जाएगा, वही ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए, रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो रोजनमुंड अपचयन आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें एल्डिहाइड बनता है। ठीक ना, क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ये पहले से हम लोग टिक मारते हैं, पहले से टिक क्यों मारे पता है, अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन हमें देना रहता है बच्चों को, तो बहुत पहले से अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन लेने लगते हैं।
तो जब अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन लेने लगते हैं तो उसमें जो ये टिक मार वाला है वो तो सही टिक लगना चाहिए ना, तो उसमें टिक लगा कर देते हैं, ठीक है, इसलिए टिक लगा हुआ है पहले से। अब देखिए सूत्र C4H11N के लिए कितने प्राथमिक एमीन संभव है, तो इसमें 4 प्राथमिक एमीन बन जाएंगे। कितने? 4 प्राथमिक एमीन बनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह है। ग्लूकोज जो होता है उसमें कितने प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक पूछा है, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल जो होता है ग्लूकोज में एक ही होता है, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल कितना होता है ग्लूकोज में? एक ही होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। अब देखिए यहाँ पर है सेकेंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 200 ml जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना करना है और इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, इसका भार अणु भार होता है, अरे ये परमाणु क्रमांक है 23, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 11 × 22 23 होता है, इसका भार है, ठीक है। तो सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, भार होता है 23, क्लोरीन है इसका होता है 35.5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए NaCl का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। तो NaCl का जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे यानी कि दोनों का मोल द्रव्यमान, ये इसका द्रव्यमान जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 58.5 ग्राम प्रति मोल। हाँ, इतना आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या भार बटे अणु भार, ये फार्मूला होता है। तो भार कितना है, तो पहले मोलों की संख्या निकालेंगे भार बटे अणु भार से। तो भार कितना दिया गया है यहाँ पर 5.85 पूरा भार दिया गया है, और जो अणु भार आया है आपका ये जो NaCl का कितना 58.5 आया। तो 5.85 और 58.5, ये जब 1 दशमलव है और यहाँ पर ये जब दशमलव नहीं हटाएंगे तब भी ये गुणा कर सकते हैं। इसको काट दीजिए, ठीक है। 1 दशमलव से 1 दशमलव कटेगा तो ये 1 अंक पर आ जाएगा, है ना। तो और ये 585 दिख रहा है, ये पूरा कट जाएगा, बचे क्या एक बार में गया ना 585, एक कम 585, एक कम कट गया। आज 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 0.1 मोल हो गया, मोलों की संख्या आ गई। अब विलयन का आयतन लीटर में हम लोग करेंगे, तो जो ग्राम में दिया था, ml में दिया था, ग्राम में नहीं देगा इसमें क्योंकि मोलरता है, मोलरता रहता तो ग्राम में रहता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ml में दिया है 200 ml, तो 200 ml को हम लोग लीटर में चेंज करेंगे। तो 1000 से हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 0 हटेगा, 1000 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0.200 लीटर, या ठीक है। अब देखिए मोलरता का फार्मूला लगाएंगे, विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में लगा दिए हैं तो लीटर में लिख देंगे, ठीक है। वैसे भी लगाते तब भी ये क्वेश्चन हल हो जाता है। 0.200 यहाँ पर रखेंगे नीचे, क्योंकि विलयन का आयतन जो लीटर में जो है नीचे वाला है, ठीक है। और विलय का मोल जो दिया है 0.1 दिया है, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब है 0.5 मोल, ठीक है। तो मोलरता कितना आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग प्रश्न नंबर 2 का ख देखिए, ये आपका है प्रश्न नंबर 2 का ख। मैग्नीज, ये इसके +3 चार्ज हैं, आयन की अपेक्षा +2 चार्ज वाला आयन जो है अधिक अस्थायी होते हैं। क्यों? जो +3 चार्ज वाला मैग्नीज है और जो +2 चार्ज वाला मैग्नीज है उसके अपेक्षा में जो +2 चार्ज वाला है ये अधिक अस्थायी होता है। ऐसा क्यों होता है यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीज 2+ आयन, मैग्नीज Mn यहाँ पर लिखिए, Mn हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। Mn+2 आयन Mn+3 की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि Mn2+ में एक अधिक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक ना, एक ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ पर Mn2+ लेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो आर्गन 3d5 आएगा। आर्गन का मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका है, ठीक ना। आर्गन का मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन और ये 3d5। अब यहाँ पर देखिए Mn3+ है तो यहाँ पर आर्गन 3d4 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम है और ये एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। तुलना करते हैं, देखिए Mn2+ 3d5 वाला,
यह अर्ध भरा हुआ है, ठीक ना, यह अर्ध भरा हुआ डी ऑर्बिटल है जो विशेष रूप से स्थिर माना जाता है क्योंकि सभी 5 डी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि इसमें जो पांच कोष होते हैं, 5 उपकोष होते हैं डी में 5 उपकोष होते हैं, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा मतलब जोड़ा जोड़ा रहता है लेकिन ये एक एक पूरा भर जाता है, ठीक ना, पांचों में, तो इसलिए यह ज़्यादा स्थायी होता है। और यहाँ पर Mn3+ में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जो जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो कम होता है, ठीक ना, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन, जिससे यह अर्ध भरे विन्यास से दूर हो जाता है और कम स्थिर होता है। और क्या होता है, यह बहुत कम स्थिर होता है, ज़्यादा उतना स्थिर नहीं होगा जितना ये 2+ होगा, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ग है, तो 2 का ग क्या क्या, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 उदाहरण भी देना है और यहाँ पर आपको अंतर बताना है। तो 2 या अधिक साधारण लवणों के सम्मिश्रण से बना लवण जो जल में घुलने पर अपने सभी आयनों में टूट जाता है उसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं, ठीक ना। वह लवण जिसमें धातु आयन के साथ लिगैंड जुड़कर एक जटिल आयन बनाते हैं और यह जल में घुलने पर भी जटिल रूप में ही रहता है, ठीक ना, नहीं टूटता, तो उसको हम लोग संकुल लवण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जल में घुलने पर अपने घटक आयनों में पूर्णतः टूट जाता है। यह क्या होता है, जो इसमें घटक होते हैं वो क्या होता है, पूर्णतः पूरा रूप से ये टूट जाता है। और ये देखिए जल में घुलने पर जटिल आयन के रूप में बना रहता है, ये पूरा बना रहता है, पूर्णतः नहीं टूटता, ये टूटता नहीं है, ठीक ना। अस्थायी जल में घुलने पर सामान्य लवण जैसा व्यवहार करता है, ठीक ना। ये क्या होता है, जो अस्थायी जल होता है और जो अस्थायी जल होता है उसमें घुलने पर यह क्या होता है, सामान्य लवण जैसा ये व्यवहार करता है। और ये अस्थायी विशेष रासायनिक संरचना होती है, ये क्या होती है, इसकी जो एक विशेष रासायनिक संरचना होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, द्विक लवण के उदाहरण, द्विक लवण में देखिए आपका आता है ये फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक ना, और ये आपका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट आता है, यानी कि ये देखिए FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2, ये फेरस अमोनियम सल्फेट हो गया। ये आपका आता है द्विक लवण में, और के पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, और ये ठीक ना पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट आता है, ठीक है। और यह संकुल लवण के उदाहरण देख लीजिए, तो यहाँ पर FeCN6A4 चार्ज है माइनस में, हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड कह सकते हैं, अरे सेकेंड है, ठीक ना, हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड, अरे सेकेंड। और दूसरा वाला इसमें एग्जाम्पल है CuNH3 4 और सल्फेट है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे टेट्रा एमिन कॉपर सेकेंड, और यहाँ पर अंत में सल्फेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का घ देख लीजिए, 2 का घ कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। एक जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का अभिक्रिया का क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए C2H5Br प्लस में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बस समीकरण इस प्रकार से आपको लिखना है, इसमें जितना पूछेगा उतना ही बताना है। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH और यहाँ पर NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखिए जो एथिल ब्रोमाइड है, यहाँ पर C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये OH वाला समूह माइनस होता है और Na वाला प्लस होता है, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ठीक ना। तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा और ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस वाले के साथ, तो ये आपका बन जाएगा एथेनॉल, यानी कि ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और ये आपका सोडियम ब्रोमाइड बन के निकल जाएगा बाहर, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 यानी कि 7 वायुमंडल पर आश्रित दाब उत्पन्न करता है। R बराबर दिया है 0.0821, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो किस ताप पर जो ग्लूकोज होता है उसकी बात करें, ग्लूकोज की 5% W/V यानी कि भार बटे आयतन का बात करें, तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग पराश्रित दाब का फार्मूला लगाएंगे वो पाई इक्वल टू CRT से चलेंगे, ठीक ना, पाई इक्वल टू CRT। अब देखिए यहाँ पर पराश्रित दाब निकालना है, यानी कि पाई का मान पहले निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो पाई इक्वल टू CRT फार्मूला होता है, तो पाई इक्वल टू क्या है आपका पराश्रित दाब है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान तो दिया है नहीं, निकालेंगे। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, ठीक ना, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है
C6H12O6 होता है ना, C6H12O6। तो उसी से हम लोग ये फार्मूला निकालेंगे। अरे ये 180 ग्राम होता है इसका जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है, कितना होता है 180 ग्राम, ठीक ना। नहीं दिख रहा है, देखो 180 ग्राम ये हो गया। उसके बाद देखिए ग्लूकोज का जब हम लोग मोल निकालेंगे, मोलों की संख्या जब निकालेंगे, तो ये क्या दिया है 5% दिया है, तो 5 लिखेंगे, 5/180 यानी कि भार बटे में अणु भार, यानी कि ये 5 ग्राम भार है और यहाँ पर 180 ग्राम इसका द्रव्यमान भार है, द्रव्यमान है। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.02778 आएगा। कितना आएगा 0.02778 आएगा। अगर मान लीजिए ये 100 ml है तो 100 ml इक्वल टू 0.1 लीटर, ठीक ना, यानी कि 100 ml विलियन है तो उसमें ये लीटर को चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे 100 ml को, तो कितना आएगा 0.1 लीटर आएगा, ठीक ना। तो ये क्या है आपका ml में लीटर को चेंज, ml को लीटर में चेंज किया गया है। अब C इक्वल टू सांद्रता हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.0, यहाँ पर लिखेंगे मोलों की संख्या बटे में लीटर, ठीक ना। तो यहाँ पर मोलों की संख्या और बटे में जो विलियन का आयतन था वो लिखेंगे। यहाँ पर 0.02778 और 0.1 से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 दशमलव से 1 अंक दशमलव कटेगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.2778 मोल प्रति लीटर आ गया। यह आ गया, यहाँ तक समझ में। आगे चले, यहाँ पर देखिए वही पिछले सवाल में हम लिखे थे, यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखे हैं, क्या मोलों संख्या और यहाँ पर आयतन लीटर में, वही चीज या तो है। तो यहाँ पर देखिए पाई इक्वल टू आता है फार्मूला CRT, तो पाई दिया है आपका, कितना दिया है पाई 7 वायुमंडल, 7 वायुमंडल, यहाँ पर देखिए पाई दिया है 7 वायुमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इक्वल टू C का मान आप निकालें, यहाँ पर 0.2778 आ गया, और यहाँ पर R का मान ऊपर दिया था आपका 0.0821, ठीक ना, इक्वल टू टी निकालना है आपको, किस ताप पर पूछा है तो ताप निकालना है, टी टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो टी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो जब टी को हम लोग बराबर में करेंगे तो ये वाला जो चीज है इससे भाग करेगा, 7 से ये भाग करेगा, तो और टी बराबर हो जाएगा, ये जो गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो ये टी बराबर क्या होगा 7 बटे में 0.2778 इंटू में 0.0821 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/0.02281। जब इसको हम लोग इससे हम लोग क्या करेंगे काटेंगे तो ये आएगा 306.8 के, ठीक ना, या फिर कह सकते हैं 34 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर आप लोगों को ये विश्वास नहीं है तो आप लोग फोन उठाइएगा और फोन उठा करके ये भाग दे दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए दशमलव में है, ये देखिए 0.02281 है और ये 7 है, ये बहुत बड़ा इससे है, तो 307 गुना बड़ा है, तो ये आएगा इतना 306.8, ठीक ना। तो या फिर टेम्परेचर लिखेंगे, अगर सेल्सियस में लिखेंगे तो 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए आएगा ख वाला प्रश्न नंबर 3 का ख। फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्यूमीन का ऑक्सीकरण, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे क्यूमीन का ऑक्सीकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहले ही क्वेश्चन है और यहाँ से सोल्यूशन हम कर दिए। क्यूमीन का ऑक्सीकरण, पहले बेंजीन और प्रोपीन की क्रिया से क्यूमीन बनता है, ठीक ना। पहले क्या करते हैं बेंजीन और ये देखिए प्रोपीन लेंगे, 3 कार्बन वाला है, इसमें डबल बॉन्ड है, प्रोपीन कहेंगे उसको, ठीक है। तो बेंजीन और प्रोपीन का जो अम्ल के साथ रिएक्ट होगा ये क्या बनेगा क्यूमीन बनेगा, C6H6CH3 का ट्वाइस, CH3 का ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बना क्यूमीन बन गया। अब क्यूमीन से अब देखिए क्या बना, क्यूमीन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण में O2 जुड़ता है, जब O2 जुड़ेगा तो हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, ठीक ना, क्या बनेगा हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। तो C6H5CH3 का ट्वाइस प्लस में O2 ऑक्सीकरण कराएंगे तो C6H5CCH का ट्वाइस, CH3 का ट्वाइस और OOH बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रा पेरोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हाइड्रा पेरोक्साइड को क्या करेंगे H+ एसिड की उपस्थिति में हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे एसिड से, ठीक ना। अब ये आपका देखिए किस में टूट जाएगा C6H5OH, ये आपका फिनाल बन जाएगा और दूसरा आपका CH3COCH3 बन जाएगा, ठीक ना, यानी कि कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा कीटो ग्रुप का ये आपका CH3COCH3 बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आई बात। आगे चले हम, अब देखिए यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 3 का ग।
एनिलीन का पीकेबी मान मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, कारण बताइए। अब देखिए रचनात्मक तुलना पहले करेंगे हम लोग। ये क्या है आपका एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन अमीनो ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, जो एमीन ग्रुप होता है ये NH2 ये सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। अब इसमें कह रहा है कि CH3NH2 देखिए अमीनो ग्रुप केवल एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। इसमें एल्काइल ग्रुप है ये और ये अमीनो है, इससे सीधा मतलब जुड़ा होता है कि एल्काइल ग्रुप से। कारण देखिए इसमें क्या है, एनिलीन में जब एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण करता है तो इसके नाइट्रोजन पर बना लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाता है। यानी कि जो उसमें रेजोनेंस होती है, जो बार बार ऐसे घुमाया जाता है बांड को, ठीक ना, तो उसमें लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाता है। इससे नाइट्रोजन पर की इलेक्ट्रॉन घनता कम हो जाती है। यानी कि इसका जो घनत्व होता है, घनता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वह H+ को पकड़ने में कम क्षमता होता है। जिससे क्या करता है, वह H+ को पकड़ नहीं पाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। अब देखिए क्षारीयता घटती है। देखिए क्षारीयता घटती, पीकेबी बढ़ता है। जो आपका पीकेबी है ये क्या कर देगा, बढ़ जाएगा, और जो क्षारीयता घट जाएगी। और उसी प्रकार से मिथाइल एमीन को देखिए। मिथाइल एमीन में मिथाइल ग्रुप +I प्रभाव देता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनता बढ़ती है, जिससे नाइट्रोजन H+ आयन को आसानी से ग्रहण करता है। अधिक क्षारीय, यानी कि जो क्षारीयता है इसकी अधिक क्षारीय हो जाता है, ठीक ना, इसकी क्षारीयता अधिक हो जाती है, पीकेबी क्या होती है, इसकी कम हो जाती है। उसके बाद देखिए टालेन परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। टालेन परीक्षण देखिए, प्रश्न नंबर 3 का घ है, कह रहा है टालेन परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टालेन अभिकर्मक कहलाता है। अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही क्या कहलाता है, टालेन अभिकर्मक कहलाता है, जिसका फार्मूला आप लोगों के सामने यहाँ पर है, AgNH3 का ट्वाइस और ये OH-, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए RCHO ये एल्डिहाइड लिया गया है और यहाँ पर टालेन अभिकर्मक लिया गया है। जब इन दोनों को अपने आपस में क्रिया कराया जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका RCOONH4 प्लस में 2Ag और यहाँ पर 3NH3 प्लस 2H2O और H2O बनेगा। और इसमें जो ये Ag है ये क्या आपका रजत दर्पण बन के निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये 4 का क है, कह रहा है कि 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पराशर दाब पाई, जिसको हम लोग पाई से दर्शाते हैं, वान टहाफ के सूत्र द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कारण सही बताना। तो यहाँ पर देखिए पराशर दाब पाई वान टहाफ के सूत्र द्वारा दिया जाता है। अब देखिए पाई इक्वल टू आपका हो जाएगा I × C × R × T, ठीक ना। पाई इक्वल टू I × C × R × T फार्मूला है, जहाँ पर आपका I जो है वान टहाफ गुणांक है, R जो गैस नियतांक है, C आपका विलयन की मोलरता और T आपका तापमान है, टेम्परेचर, ठीक ना। और यहाँ पर तुलना करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 0.1 मोलर यूरिया एक अविघटनीय पदार्थ है, यानी कि जल में घुलकर आयन में नहीं टूटता है, अतः इसका जो I होगा, जो वान टहाफ गुणांक होगा, वह 1 होगा, ठीक ना। और जो देखिए यहाँ पर है 0.1 मोलर NaCl है, तो NaCl जल में घुलकर पूर्ण रूप से और Na+ और Cl- आयनों में विघटित हो जाता है, अतः इसका जो I जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना, क्योंकि एक Na+ का और एक Cl- का। तो क्योंकि ये टूट रहा है और ये टूट ही नहीं रहा है तो एक ही ना माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का पराशर दाब, यूरिया के लिए पाई इक्वल टू 1 गुणे में C × R × T, तो ये होगा CRT आएगा। और NaCl के लिए निकालेंगे तो पाई × 2, इसका 2 आया है I का मान, तो 2 गुणे CRT, तो ये कितना आ जाएगा 2Cr2 CRT, ठीक ना। तो इसका पाई का मान कितना आएगा 2CRT। अब यहाँ पर देखिए 0.1 मोलर NaCl विलयन पराशर दाब अधिक होगा, ठीक ना। 0.1
NaCl का जो विलयन होगा उसमें जो पदार्थ दाब होगा उसका अधिक होगा, क्योंकि NaCl में आयनों में जो NaCl है वो आयनों में विघटित हो जाता है, जिससे इसका वान हाफ गुणांक I अधिक होगा। ठीक ना, जो आपका I का मान होगा वान हाफ गुणांक ये क्या होगा, अधिक होगा। तो यही आपको बताना था, कारण भी बता दिए। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है, रेडॉक्स विभव की व्याख्या कीजिए। रेडॉक्स विभव जिसे ऑक्सीकरण अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। ठीक ना, जो रेडॉक्स विभव है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं रेडॉक्स विभव को। ठीक ना, वह माप है जो यह दर्शाता है कि कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या दान करने की कितनी प्रवृत्ति रखता है। यह विभव वोल्ट में मापा जाता है और इसे सामान्यतः E0 से दर्शाया जाता है। ठीक ना, ये जो विभव है इसको हम लोग किस में नापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, और इसे सामान्यतः E0 से दर्शाया जाता है। किससे, E0 से दर्शाया जाता है। अब देखिए 4 का ग है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी समझाइए। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वेग यानी कि रेट अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। चाहे आप अभिकारकों की मात्रा बढ़ाए या घटाए, अभिक्रिया की गति स्थिर रहती है। ठीक ना, जो अभिक्रिया की शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है इसमें जो होता है वो अभिकारकों की जो सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक ना, अब इसमें चाहे अभिकारक की जो मात्रा है वो बढ़ा दें और चाहे अभिकारक की मात्रा घटा दें, उसमें कोई मतलब बदलाव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो A इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि A है फिर एरो का चिन्ह दिया, यहाँ पर ये अभिकारक है और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अब हम लोग इसके लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर रेट इक्वल टू K, और शून्य कोटि के लिए है तो यहाँ पर शून्य। ठीक ना, A शून्य और ये क्या आएगा, K आएगा इक्वल टू, क्योंकि जिसके पावर शून्य होता है उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। पता है ना, किसी के पावर अगर 0 होगा तो उसका मान 1 ही होता है, तो 1 से गुणा करेंगे K में तो K ही आएगा, तो यहाँ पर रेट इक्वल टू K आएगा। चूंकि देखिए चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है चूंकि A की पावर 0 इक्वल टू 1, इसलिए वेग स्थिरांक K आएगा। उदाहरण अमोनिया का अपघटन। देखिए यहाँ पर 2 अमोनिया अणु लिया गया है, इसको Pt/W टंगस्टन की उपस्थिति में इसका हम लोग अपघटन कराएंगे, तो यहाँ पर N2 गैस प्लस में 3H2 गैस बनेगा। ठीक ना, ये दोनों क्या हो गया, टूट गया, तो ये क्या एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का घ कह रहा है कि निम्नलिखित धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताइए। ठीक ना, जो Zn2+ है, Cu2+ है और Cu+ है, इनका क्या करना है, जो धातु आयन है इनके जलीय विलयन का जो है रंग बताना है। ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला है Zn2+ यानी कि जिंक आयन। ठीक ना, तो ये देखिए रंगहीन, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। Zn2+ आयन में पूर्ण डी कक्षा D यानी कि D10 होती है। ठीक ना, यानी कि पूर्ण कक्षा ये भरी होती है। ठीक ना, इसकी जो कक्षा होती है, जो कोष होते हैं पूरे रूप से भरे होते हैं, देखिए यहाँ पर D10 होती है, इसलिए कोई डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण नहीं होता और यह रंगहीन होता है। ठीक ना, इसलिए इसमें क्या होता है, जो डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण नहीं होता है इसमें, इसलिए ये क्या होता है, पूरी तरह से ये रंगहीन होता है। ठीक ना, दूसरा वाला है Cu2+ वाले में Cu2+ में क्या है, ये रंग इसका होता है नीला। अब देखिए कैसे, Cu2+ में D9 इलेक्ट्रॉन संरचना होती है जिससे डी संक्रमण संभव होता है और नीला रंग दिखाई देता है। इसमें कैसा रंग दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है, क्योंकि यह पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जैसे Zn था उस प्रकार से यह नहीं भरा हुआ था, इसलिए यह क्या करेगा, यह कुछ ना कुछ रंग दिखाएगा, तो इसमें आपका नीला रंग देखने को मिलता है। ठीक ना, अब देखिए तीसरी पॉइंट है Cu+, ये क्या होता है, इसका रंग रंगहीन होता है ये। ठीक ना, क्यों, देखिए यहाँ पर Cu+ में D10 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है जिससे डी संक्रमण नहीं होता है और यह रंगहीन प्रतीत होता है। जिस प्रकार से Zn में था 10 D में 10 भरा हुआ, इसी प्रकार से इसमें भी यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को पूर्ण कर लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेकर के पूर्ण कर लेता है तो ये D10 में पूर्ण रूप से भर जाता है। ठीक ना, पूर्ण रूप से भर जाता है, तो इसमें क्या होता है, डी संक्रमण नहीं होता है और यह क्या होता है, रंगहीन प्रतीत दिखाई देता है, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं हो। ठीक ना,
प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 का क, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर एक सेल दिया गया है Cu से Cu2+ और यहाँ पर 1 मोलर दिया गया है, ठीक ना। और Ag+ से ये Ag हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका ऑब्लिक का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर डबल ऑब्लिक है, यहाँ पर ऑब्लिक है, यहाँ पर भी ऑब्लिक है। तो 1 मोलर में निकालना है, ठीक ना। दिया हुआ क्या है इसमें, इसमें दिया है कि आपका ये E0 Cu2+ और ये ऑब्लिक Cu का इसका मान प्लस 0.34 वोल्ट है, और E0 Ag+ ऑब्लिक Ag प्लस में ये क्या है 0.80 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मान निकालना। तो देखिए EMF का सूत्र है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड देखिए जहां अपचयन होता है वहां पर, देखिए जहां पर अपचयन होता है वहां पर कैथोड होगा, और जहां पर आपका ऑक्सीकरण होगा वहां पर एनोड होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम लिखे हैं कि जिसमें आपका अपचयन होगा वो कैथोड रहेगा, जिसमें ऑक्सीकरण होगा ये एनोड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए Ag++ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता किधर पड़ी, इधर पड़ी। अब इधर से जब ये पहले प्लस था फिर इधर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी। जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी है तो ये अपचयन हुआ है, इसका अपचयन हुआ तो ये Ag हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, कैथोड हो गया। यहाँ पर देखिए Cu और इसमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता दाहिनी तरफ पड़ी है। जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता दाहिनी तरफ पड़ेगी तो इसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक ना। तो Cu वाला जो ये ऑक्सीकरण यानी कि ये एनोड है, और जो Ag वाला ये आपका क्या है, कैथोड है। अब यहाँ पर देखिए Ag का मान कितना है आपका 0.80 है, और Cu का मान कितना है आपका 0.34 है। तो ये आप मान रखना है आपको यहाँ पर फार्मूले पर। तो E0 Ag+ Ag ये एरो करके फिर ना माइनस में फार्मूला में होता है माइनस, यहाँ पर देखिएगा। तो E0 Cu2+ है और ये Cu, तो इसका मान रखेंगे। Ag का मान है 0.80 वोल्ट, माइनस ये है इस सूत्र में 0.34 वोल्ट, ये रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो घटा दिए, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 0.46 वोल्ट। इतना आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलें, नेक्स्ट को पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। अभिक्रिया की आणविकता को क्या करना है, उदाहरण द्वारा समझाना है। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता वह संख्या होती है जो दर्शाती है कि प्राथमिक अभिक्रिया में कितने अणु, आयन या परमाणु आपस में टकरा कर उत्पाद बनाते हैं, ठीक ना। यानी कि कह रहा है कि यह आणविकता जो होती है यह बताती है या दर्शाती है कि जो प्राथमिक अभिक्रिया थी उसमें कितने अणु, कितने आयन और कितने परमाणु भाग लिए, ठीक ना, टकरा कर उत्पाद बनाए। यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित होती है, न कि संपूर्ण जटिल अभिक्रियाओं के लिए, ठीक ना। तो उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर जिस अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है उसे एक आणविकता उसकी कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि उसको एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए N2O5 है, एक अणु है और इसमें से टूट करके 2 बन जा रहे हैं, NO2 + NO3। तो ये आणविकता इसकी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर 2 चीज़ रहती तो द्विआण्विक हो जाती, 2 हो जाती है, ठीक ना। तो आणविकता कितनी हो जाती, 2 हो जाती। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग, प्रश्न नंबर 5 का ग है, कह रहा है कि समझाइए कि CONH3, ये NH3 जो है 5 बार है यानी कि पेंटा, Cl और SO4 और एवं CONH3 5 और SO4 और यहाँ पर Cl है। देखिए अंतर यही है दोनों में, यहाँ पर अंतर यही है कि जो Cl इसमें अंदर है और इसमें Cl बाहर है, इसमें SO4 अंदर है, इसमें SO4 बाहर है, ठीक ना। किस प्रकार के समावयवी हैं, तो यहाँ पर देखिए हम बताएं पूरा एकदम बढ़िया से डिटेल में। तो देखिए CONH3 5Cl SO4 और CONH3 5SO4 Cl ये आयनिक समावयवी हैं, ठीक ना। ये कैसे हैं, आयन वाले समावयवी हैं। इन दोनों यौगिकों में कोबाल्ट का समन्वय क्षेत्र समान है, लेकिन इसमें एक आयन समन्वय क्षेत्र के अंदर और दूसरा बाहर होता है, ठीक ना। एक आयन जो होता है समन्वय क्षेत्र के अंदर होता है और दूसरा क्या होता है, बाहर होता है। देखिए यहाँ पर
CONH3 5Cl SO4 में क्लोराइड जो है Cl माइनस आयन समन्वय क्षेत्र में है और सल्फेट SO4 2 माइनस आयन आयनिक रूप से बाहर है। ठीक ना, ये जो SO4 है -2 इस पर चार्ज होता है, ये आयनिक रूप से बाहर है, और Cl4 जो है ये माइनस चार्ज होता है इस पर, तो ये क्या है, अंदर है। ठीक ना, यही बात समझाने की कोशिश करें। और देखिए इसमें जो है CONH3 5SO4 Cl में इसमें क्या है, सल्फेट SO4 -2 आयन जो है इसमें समन्वय क्षेत्र में है, ये समन्वय क्षेत्र में है। ठीक ना, कोष्टक के अंदर रहेगा तो समन्वय क्षेत्र में, और कोष्टक के बाहर रहेगा तो ये बाहर है। ठीक ना, आयनिक रूप से बाहर है। तो क्लोराइड जो है Cl माइनस आयन, ये क्या है, आयनिक रूप से बाहर है। ये क्या है, आयनिक रूप से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के घ पर। कह रहा है कि फेलिंग अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त होता है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर लिखिएगा, फेलिंग अभिकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइड वर्ग के यौगिकों की पहचान के लिए किया जाता है। जो एल्डिहाइड वर्ग के यौगिक होते हैं उनके पहचान के लिए इस फेलिंग अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, यह विशेष रूप से एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक ना, यानी कि विभेद कहिए चाहे भेद कहिए, इनको पहचानने के लिए ये फेलिंग अभिकर्मक का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक, फेलिंग अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और लाल रंग का प्रेसिपिटेट क्या करता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, अवक्षेप बनाता है। ठीक ना, Cu2O इस प्रकार का प्रेसिपिटेट बनाता है। और देखिए कीटोन इस अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जो कीटोन होता है वो फेलिंग विलयन के साथ क्रिया नहीं करता है। और देखिए अगर मान लीजिए दो अभिक्रिया ली है, एक में कीटोन है एक में एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड वाला जो होगा वह फेलिंग विलयन से क्रिया कर लेगा, लेकिन जो आपका कीटोन होगा वह फेलिंग विलयन से, फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन कीटोन है कौन एल्डिहाइड है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण यहाँ पर RCHO प्लस में 2Cu2 प्लस और प्लस में 5OHO। ठीक ना, OH। तो यहाँ पर जब ये फेलिंग विलयन से रिएक्ट करेगा, ये एल्डिहाइड है ये फेलिंग विलयन है। ठीक ना, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन होगा। अब जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर RCOO माइनस और प्लस में Cu2 प्लस Cu2O और 3H2A बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका ये एल्डिहाइड जो है ये फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया कर लेगा। यहाँ Cu2O का लाल रंग का अवक्षेप बनता है जो प्रतिक्रिया की पुष्टि करता है। ठीक ना, इसमें जो है आपका जो ये Cu2O है ये लाल रंग का एक अवक्षेप, ये पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट जिसे कहते हैं। Cu2O ये एक लाल रंग का अवक्षेप बनाता है और जो प्रतिक्रिया की पुष्टि करता है कि मैं इससे क्रिया कर सकता हूँ, किससे, एल्डिहाइड से, कौन, फेलिंग अभिकर्मक। ठीक ना, अगर यहीं पर कोई कीटोन लिए होते तो कीटोन जो होता वह साफ साफ मना कर देता, नो रिएक्शन, कहता कि मैं फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करूंगा, मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर आपका आता है 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। 6 का है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड है CH और यहाँ पर CH3 Br है। ये CH3 और Br दोनों ये इसी कार्बन पर है। ठीक ना, ये इसी पर है, तो 1 2 इधर से भी 2 पर आ रहे हैं, 1 2 इधर से भी 2 पर आ रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये कार्बन है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो 5 कार्बन की श्रृंखला पर हम लोग इधर से लेंगे क्योंकि इधर से ये डबल बॉन्ड जो नज़दीक आ रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर आ रहा है और इधर से 1 2 3 पर आ रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 ब्रोमो, यानी कि 1 2 3 4, इसी पर ये ब्रोमीन लगा हुआ है इसी पर, तभी ये कोष्टक यहाँ पर। ठीक ना, तो ये ब्रोमीन इसी पर लगा है तो इसलिए 4 पर आया, तो 4 ब्रोमो लिखेंगे। और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे। और जो ये डबल बॉन्ड है तो एक दूसरे नंबर पर आया तो 2 लिखेंगे, दूसरे नंबर पे आया है तो 2 लिखेंगे। और ये डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो ENE इन लगा देंगे। ठीक ना, तो ये 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए CH3 2 है ये
और CH है CH2 ये Br है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा देखिए, इसका नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन आएगा, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से जो साइड चेन है, जो ब्रोमीन है वो नगीच आएगा, ठीक ना। और ये मेथिल है लेकिन यम से शुरू होता है, ब्रोमीन बी से शुरू होता है, तो ब्रोमीन की ओर से जोड़ेंगे क्योंकि बी पहले आता है अल्फाबेट में। तो यहाँ पर देखिए 1 ब्रोमो, यहाँ 1 2 3, ठीक ना। तो 1 2 3 और जो एक कार इस पर एक CH3 है वो साइड चेन है, ठीक है। तो वो देखिए 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 1 2 पर आया एक थे, तो ये 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम होगा। उसके बाद चौथा है CH3 का ट्वाइस CBr CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2, ये देखिए ब्रोमीन जो है ये दूसरे नंबर पर आया है। अब ये हम लोग इसको विस्तार से लिखेंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन आएगा, एक कार्बन इसके नीचे आएगा, ठीक है। एक कार्बन इधर आएगा, एक कार्बन इधर आएगा, तो एक ये वाली श्रृंखला लेंगे हम लोग 1 2 3 4 वाली, ठीक ना। और एक नीचे वाला रहेगा कार्बन इसमें से, तो उसको साइड चेन मान लेंगे। तो 1 2 पर आया है, ठीक ना, तो 2 पर ब्रोमीन भी आया है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और ये 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ पर ब्यूटेन लगाएंगे, ठीक। चौथा वाला यहाँ पर है CH3 का ये थ्राइस है और ये CCl है, ठीक ना। तो इसका नाम देखिए कैसे, इसको हम लोग यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर विस्तार से कर देते हैं। देखिए C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर मान लीजिए एक CH3 हो गया, इधर यहाँ पर CH3 हो गया, और एक यहाँ पर CH3 हो गया, और एक यहाँ पर CH3 हो गया, और यहाँ पर जो Cl लगा है ये Cl, ठीक ना। इसका नाम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको देखिए 1 2 3, 1 2 3 बड़ी श्रृंखला भी लेंगे, और ये सेकेंड पर भी आ रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये वाला जो होगा इसका ये मेन चैन होगा, ठीक ना। ये कौन होगा, 1 2 3 ये कार्बन होगा। अब देखिए ये 2 पर क्लोरो भी आया, 2 पर मेथिल भी आया, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। यहाँ पर ये देखिए एक है, ये एक है, ये 2 है, ये तीसरा कार्बन है, तो 2 पर क्लोरो, तो 2 क्लोरो, और 2 पर मेथिल 2 मेथिल, और ये कितने कार्बन है 1 2 3 का है, तो प्रोप है, तो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग एन लगाएंगे, तो हो जाएगा ये प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, या 2 क्लोरो 2 मेथिल, और ये 3 कार्बन प्रोपेन, ठीक ना। अब ये लास्ट वाला है पांचवा, देखिए यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक ना। बेंजीन रिंग पर ये कौन सा है, नाइट्रो, ये नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोफिनाल बोलते हैं, और इस पर एक क्लोरीन भी जुड़ गया है, ठीक ना, क्लोरीन भी जुड़ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 क्लोरो, यहाँ पर देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से OH है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, नहीं तो ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, 2 क्लोरो 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ से करना है, तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पर आया, तो ये 6 रहेगा, ठीक ना, 6 नाइट्रोफिनॉल, ये 6 नाइट्रोफिनॉल होगा, ठीक। बात समझ में आई यहाँ तक, आगे चलिए हम लोग। अब देखिए आपका है प्रश्न नंबर 6 के क का अथवा है, अथवा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अगले आगे, ठीक ना। निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल आयोडाइड से एथेन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, मेथिल आयोडाइड से एथेन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए 2CH3I ये क्या है, मेथिल आयोडाइड है, प्लस में ये क्या है, सोडियम है, ठीक ना। सोडियम का 2 अणु लिया गया है, ताकि एक सोडियम का अणु, दोनों सोडियम का अणु 2 आई से जुड़ सके, ठीक ना। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो मेथिल आयोडाइड से 2 आई निकलेगा, और ये सोडियम निकलेगा, तो सोडियम दोनों आई से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या C2, यहाँ पर 2 C होगा, 2 C और 6 कार्बन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 2 और ये 2 3 6, ठीक ना। तो C2H6 हो जाएगा, और 2 आई जो निकलेगा, 2 सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, तो ये सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद दूसरा है प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, देखिए CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 प्लस में ये Cl2 ले लिए आपको, और यहाँ पर फोटान एनर्जी
यूवी लाइट के साथ हम लोग यूवी स्पेक्ट्रम जो लाइट होता है उसकी उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रोपिल के साथ देखिए क्लोरीन जब गैस से रिएक्शन करेगा इनकी उपस्थिति में तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी पर आपका Cl भी जुड़ेगा, तो ये HCl एक बाहर आएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है तो एक क्लोरीन आया है, तो जो हाइड्रोजन वो हटेगा और जो एक क्लोरीन बचेगा वो इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक बन जाएगा, तो एरियल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तीसरा है प्रोपीन से आइसोप्रोपिल क्लोराइड ब्रोमाइड, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पर प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपीन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। अब 3 कार्बन को जो प्रोप बोलते हैं वही में एक थे डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्डवा को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, तो हो गया ना प्रोप प्लस इन, प्रोपीन हो गया ना, और ये प्लस में HBr है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, दोनों में ये जो बांड है, ठीक ना, ये बांड टूटेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये बांड टूटेगा, तो बांड टूटेगा तो इधर आकर जुड़ेगा। अब इसके साथ यहाँ से कोई आकर एक जो ब्रोमीन है माइनस वाला होगा वही आकर जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको Br आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, और जो H होगा H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर H2 था तो यहाँ पर HCH3 हो गया, ठीक ना, और यहाँ पर Br जुड़ गया, तो ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बन गया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए चौथी पॉइंट है कि ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, तो ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए फिर वही वाला रिएक्शन कराना है, HBr से ही कराएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन था, यहाँ पर 4 कार्बन होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीन कहा है, तो ब्यूटीन देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन हो गया। अब ये एक पर लगाने के लिए क्या है, इन, यानी कि एक पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड एक पर लगा देंगे तो ब्यूटीन 1 हो गया। अब ब्यूटीन 1 से हम लोग क्या बनाएंगे, 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाएंगे। अब इसमें एक उपस्थिति ली जाती है पैराक्साइड, अगर आप लोग को ये वाला जो उपस्थिति मिल जाता है याद नहीं है तब भी आप डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही बात होगा जो इसमें हुआ था, तो यहाँ पर भी बांड टूटेगा, इधर आएगा और ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा और आपका हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए उस प्रकार से करिए चाहे इस प्रकार से लिखे तो ये हो जाएगा, देखिए CH3 CH2 और Br यहाँ पर जुड़ गया है, तो यहाँ से हाइड्रोजन उड़कर गया होगा, ठीक ना, हाइड्रोजन उड़ निकला यहाँ से, तो यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, तो ये Br आपका प्लस चार्ज की जगह पर ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो एक ब्रोमोब्यूटेन यानी कि 1 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। अब देखिए पांचवी पॉइंट है कि प्रोपीन से आपको प्रोपाइन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, यानी कि 3 ही कार्बन रहेगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि प्रोपीन देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रोपीन। अब इसको प्रोपाइन में चाहिए, प्रोपाइन कब होता है कि जब यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, जब डबल बॉन्ड की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब इसको हम लोग प्रोपाइन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए Br2 उपस्थिति क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, और यहाँ पर Br2 ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन कहिए, तो यहाँ पर Br2 लिए और CCl4 लिए, उपस्थिति में हम लोग क्रिया करा दिए। जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो ये जो Br2 है ये बांड टूटेगा, एक Br इस पर आएगा, एक Br इस पर आएगा, ठीक ना, एक Br इस पर आएगा, एक ब्रोमीन इस पर आएगा, दोनों जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद देखिए इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक ना, KOH एल्कोहलिक की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएंगे और यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए एक हाइड्रोजन के साथ Br यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन के साथ Br यहाँ से निकलेगा, ठीक। अब यहाँ पर बचेगा एक हाइड्रोजन और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, तब जाकर ये कार्बन कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तब इनकी पूर्ति होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर HBr निकल गया, दो HBr बाहर आ गया, दो HBr बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये आपका प्रोपाइल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये CH है, ठीक ना, ये CH है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका क्या हो गया, प्रोपाइल बन के तैयार हो गया।
तो यही आपको बनाना था, ये बन गया। अगर आप लोग देखिए वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको पीडीएफ लेना है तो 7460012763 इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप करना है। कॉल भी कर सकते हैं, ठीक ना, कॉल भी कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 2020 से लेकर के 2025 तक सोल्यूशन मिलेगा। बायोलॉजी का आपको 22 से 25, मैथ का 22 से 25 और आपका जो इंग्लिश है 24 से 25 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 का ख बचा है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला तो टॉलुइन से, दूसरा एथिल नाइट्राइल से और तीसरा एथेनामाइड से और RMGX से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बेंजोइक एनहाइड्राइड से। मतलब इन पांचों से क्या करना है, हमें क्या प्राप्त करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहला हम लोग देखेंगे टॉलुइन से। टॉलुइन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। टॉलुइन का फार्मूला होता है बेंजीन पर अगर CH3 बेंजीन पर क्या एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो मान लीजिए वो क्या है, टॉलुइन। जैसे यहाँ पर देखिए RCH3 जुड़ा है, मतलब R नहीं है CH3 है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए CH3 बेंजीन पर जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। क्या हो जाएगा, टॉलुइन, ठीक ना। अब टॉलुइन को हम लोग क्या करेंगे, KMnO4 लेंगे। KMnO4 में हम लोग इसको गर्म करेंगे, ठीक ना। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये क्या आपका बन जाता है, बेंजोइक अम्ल बन जाता है, ठीक ना। ठीक ना, क्या बन गया, यहाँ पर देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन पर COOH हो गया तो ये क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, ठीक ना। दूसरा है एथेन नाइट्राइल से। एथेन नाइट्राइल से एकदम आसान विधि है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एथेन नाइट्राइल ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए CH3CN, यहाँ पर कहेंगे तो एथेन नाइट्राइल कैसी हुआ, इसमें एक ही कार्बन है, नहीं भाऊ एक यहाँ पर कार्बन है तो दोनों कार्बन को लेंगे, इसलिए एथेन हो गया और ये जो है नाइट्राइल हो गया, ठीक ना। तो इसको क्या कहेंगे, एथेन नाइट्राइल। अब ये एथेन नाइट्राइल को जब हम लोग H2O की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो ये आपको एथेनोइक अम्ल बना देता है, ठीक ना। क्या बनाता है, CH3COOH बन जाता है, जिसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। प्लस में ये N और यहाँ से H2H3 निकल जाता है, 3 H निकलता है। यहाँ पर देखिए कितना है, 4 गो हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ निकल गया, बचा 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन जो बचा था वहां पर जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए एथेनामाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एथेनामाइड से अम्ल बनाने का एक अच्छी तरीका है कि यहाँ पर लिखना है आपको एथेनामाइड CH3CONH2, इसको बोलते हैं एथेनामाइड, ठीक ना। फार्मूला अगर आपको ये पता है तो आप लोग बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर देखिए यहाँ पर हीट करना है H2O को लेकर। तो यहाँ पर देखिए CH3CONH2 प्लस में H2, यहाँ पर क्या लेना है आपको, वाटर लेना है। तो वाटर लेंगे, वाटर लेकर क्या करेंगे, इसमें वाटर डालकर गर्म कर देंगे। जब वाटर डाल के इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3COOH, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है, NH3 अमोनिया गैस बाहर आएगी। उसके बाद चौथी पॉइंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखिए कैसे बनेगा, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ये जो नॉर्मली फार्मूला होता है ये क्या होता है, RMGX होता है सामान्य, ठीक ना। अब R की जगह पर हम लोग CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, ठीक है। और Mg तो Mg रहेगा। X की जगह पर कोई भी हैलोजन परिवार का एक सदस्य यहाँ पर रख सकते हैं। हैलोजन परिवार का सदस्य मतलब क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक ना। ये सब क्या है आपका, ये हैलोजन परिवार के सदस्य, आयोडीन भी आता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए तो CH3MgBr ये क्या आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। और यहाँ पर आपको लेना है, क्या बनाना है, एसिड बनाना है। तो इसमें आपको लेना पड़ेगा CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। जल की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, ठीक ना। क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, और ये MgBr और OH बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखे नहीं है तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट आपको बनाना है वही आप लिखेंगे, कोई बात नहीं है। एथेनोइक अम्ल बनाना है यानी कि एसिड बनाना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि एथेनोइक अम्ल हो या कोई अम्ल हो, इसमें COOH होना चाहिए, ठीक ना।
सभी में देखिए कोई में बेंजोइक अम्ल बना है, किसी में एथेनोइक अम्ल बन रहा है, तो ज़्यादातर एथेनोइक अम्ल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो बेंजोइक अम्ल बना है इसमें भी COOH है ना। अब देखिए पांचवा है कि बेंजोइक एनहाइड्राइड से हम लोग करेंगे। तो बेंजोइड एनहाइड्राइड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जिसको हम लोग संरचना में इस प्रकार से लिखते हैं और फार्मूला ये होता है, ठीक ना। संरचना में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर बेंजीन बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन लगाएंगे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहेगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर एक कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक सिंगल बॉन्ड से बेंजीन जुड़ा रहेगा, ठीक है। इस कार्बन से कौन जुड़ा रहेगा? बेंजीन। तो इसी को बोलेंगे हम लोग बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? H2 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। अब जब ये बेंजोइक एनहाइड्राइड को जल की उपस्थिति में क्रिया कराया गया तो हमें क्या मिला? बेंजोइक अम्ल। ये भी बेंजोइक अम्ल 2 अणु में मिला, क्योंकि 2 ठे यहाँ पर बेंजीन है, एक बेंजीन यहाँ पर, एक बेंजीन यहाँ पर है। जब ये टूटेगा तो दोनों ओर ये देखिए ये जो कार्बन है, एक ऑक्सीजन ये यहाँ से आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर ऑक्सीजन इधर वाला चल जाएगा इधर, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बात समझ में आई ना। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो ये H2O होता है ना, H2O होता है जो OH में टूटता है, ठीक है। H प्लस पहले लिख लेते हैं, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। और जो OH माइनस मान लीजिए इसके साथ अगर जाएगा, इसके साथ, तो ये वाला ऑक्सीजन ये लेगा, जब ये वाला ऑक्सीजन ये लेगा तो इसके पास हाइड्रोजन जाएगा तो ये COOH बनेगा, और यहाँ पर OH जाएगा तो ये CO और OH बन जाएगा, ये भी यही चीज़ें बनेगा, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल दोनों ही बनेंगे, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा है, ठीक ना। ख का अथवा देखिए कह रहा है कि पहला है डाई एथिल ईथर की HI कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक ना, से अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, ठीक ना। इससे क्या करना है? क्रिया विधि समझाना। तो ये स्टेप टू स्टेप है, तो हम सारा स्टेप आपको बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका प्रोटोनेशन करना है, यानी कि H प्लस से। तो यहाँ पर देखिए HI एक प्रबल अम्ल है जो H प्लस और I माइनस में टूटता है, ठीक। H प्लस ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर आक्रमण करता है, जिससे ऑक्सीजन पर धन आवेश रहेगा, धन आवेश आ जाता है, ठीक है, धन आवेश आ जाता है। और यहाँ पर देखिए C सिंगल बॉन्ड है, बंध कमजोर हो जाता है, ठीक ना, कोवैलेंस क्या कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखिए ये C है, ठीक है, C और ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन बंध क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए C2H5O है, C2H5 है, ठीक ना। जब ये H प्लस क्रिया करता है तो देखिए यहाँ पर जो एक बांड है ये वाला इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, और ये वाला जो बांड है इसी की बात कर रहे हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बांड होगा ये क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ है, यहाँ पर आयोडाइड आयन द्वारा न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण। तो यहाँ पर देखिए अब I माइनस उस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। यह SN2 यांत्रिकी से होता है क्योंकि यहाँ प्राथमिक एल्किल समूह है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो I माइनस बचा था वो I माइनस जो होगा इस पर अटैक करेगा, ठीक ना, किस पर? इस वाले पर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो मान लीजिए OH हो गया, इस पर पॉजिटिव है थोड़ा सा, लेकिन ये OH वाला जो समूह होगा इसके साथ जुड़ जाएगा और ये I वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C2H5I प्लस में C2H5OH, तो ये एक एथिल एल्कोहल बन गया, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे। स्टेप 3 क्या है, कह रहा है कि बनी हुई एल्कोहल की HI से अभिक्रिया। फिर हम जो ये एल्कोहल बना है उसको हम लोग क्या करेंगे? HI से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH प्लस में एक बार H प्लस लेंगे और एक बार I माइनस लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5O और ये H इसमें जुड़ जाएगा तो H2 प्लस हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वो H प्लस से अभी ये 3 बांड बनाया है इसलिए, ठीक है, क्योंकि एक बांड इसके साथ, एक बार इस कार्बन के, और एक बांड जो हाइड्रोजन आएगा ये वाला इसके साथ। अब देखिए हम लोग इसी में I माइनस से एडिशन करते हैं प्रोटोनेशन में। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH कितना है? 2 है, प्लस में प्लस I माइनस। अब क्या होगा, यहाँ से
यहाँ पर जो OH2 है ये बाहर आएगा और I माइनस इसके साथ जुड़ेगा, तो देखिए C2H5 I प्लस में H2, ये H2O बाहर आ गया, ठीक ना। H2O क्या हो गया, अब बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए संपूर्ण अभिक्रिया है, अगर C2H5 2O और ये 2HI, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 2H2 C2H5I प्लस में H2O। देखिए यहाँ पर बना C2H5I प्लस H2O, और यहाँ पर भी बना C2H5, अरे इधर बना क्या, मतलब दो अणु यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक ना। दो अणु किसके बन रहे हैं, C2H5I के, ठीक। यहाँ पर भी एक बना है और एक यहाँ पर बना है। बात समझ में आई, आगे चलिए। देखिए यहाँ पर दूसरी पॉइंट है, एल्कोहल के निर्जलन की अभिक्रिया क्रियाविधि समझाइए। एल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि समझाइए। तो यहाँ पर देखिए एल्कोहल है CH3CH2OH है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एथेन एल्कोहल है, ठीक ना, एथेनॉल जिसे बोलते हैं। अब सांद्र H2SO4 है और ये 443 केल्विन पर हम लोग इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो ये बांड टूटता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर बांड इधर आएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये OH हटेगा, तो एक हाइड्रोजन और OH मिलकर के H2O बाहर हो जाता है और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है, ठीक है। यही बनना है, मतलब लास्ट में यही बनेगा, ठीक ना। अब क्रियाविधि समझाइए। देखिए क्रियाविधि में क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि जो CH3CH2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन से जो जुड़ा है OH है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है इस पर दो ठे लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होता है। और ये एसिड की उपस्थिति में जो H प्लस है, H प्लस का मतलब होता है एसिड की उपस्थिति, यानी प्रोटॉनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब एसिड की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो ये जो एसिड का हाइड्रोजन होगा, ये एसिड आकर कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर, ठीक ना। जब ऑक्सीजन पर ये जुड़ेगा तो इसका जो बांड होगा कार्बन कार्बन से, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है किसी और के साथ भी बट गया है, अब हाइड्रोजन के साथ। अब ये क्या, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन गया, ठीक ना। ये क्या बन गया, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन गया। अब इस प्रोटोनीकृत एल्कोहल को पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है, ठीक ना, प्रोटॉन के साथ, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर बचा हुआ है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, उस पर प्लस चार्ज भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यही होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ से ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये वाला बांड जो है उठाकर इसको दे देगा, ठीक ना। जब इसको देगा ये बांड, तो ये बांड देने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सिंपल में हो जाएगा, यानी कि निगेटिव यहाँ से आएगा। यहाँ पर बांड देने का मतलब है कि एक निगेटिव लोन पेयर देना, तो लोन पेयर देगा तो इसका जो लोन पेयर खत्म हुआ था वो वापस आ जाएगा, यानी कि एक डबल बांड हो जाएगा और ये प्लस चार्ज होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H2O देखिए बन गया, और इस पर जो ये दान दिया है इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या हुआ, इस पर कार्बोकैटायन लग गया। अब देखिए तीसरा स्टेप में जो कार्बोकैटायन है, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन जो एसिड जो आया था, यहाँ पर जो एसिड हम लोग लिए थे, वह एसिड यहाँ से अब बाहर आएगा। तो एक हाइड्रोजन के रूप में एसिड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन बाहर जब निकलेगा तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या बन गया आपका, एथीन। तो यही आपको मेन क्या करना था, बनाना था। तो आपका मेन जो बनाना था वो बन गया, ठीक है। आगे चले। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का क है, करा कि एसीटैल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखिए। एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन दोनों बताना। तो यहाँ देखिए एसीटैल्डिहाइड बनाने के लिए सेट 1 का कोड नंबर 347 के में प्रश्न नंबर 6 का ख का दूसरा देखें। कहाँ पर देखना है, सेट नंबर 1 में, एक यानी कि के ए में जाना है। कोड नंबर यहाँ पर देख कर जाना है, ठीक है। कोड नंबर कौन सा, 347 के ए जाना है। और प्रश्न नंबर कौन सा, 6 का ख का दूसरा देखना है। किसके लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक ना। क्योंकि अब बार बार हम लोग बता दिए हैं तो मतलब दोबारा नहीं। अब यहाँ पर देखिए एल्डोल संघनन, एल्डोहल का है। एल्डोल संघनन में देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा।
इसमें एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु आपस में 10% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। जो ये एल्डोल संघनन है इसमें यही होता है। इसमें या तो एल्डिहाइड ले लीजिए या तो कीटोन ले लीजिए, और इनके कितने गुण होना चाहिए? 2 अणु होना चाहिए। कितने अणु होना चाहिए? इसमें 2 अणु होना चाहिए। दोनों अणु एक ही चीज का होना चाहिए। या तो आप लोग एल्डिहाइड ले लें, या तो आप लोग 2 ठे कीटोन ले लें, या तो 2 ठे एल्डिहाइड ले लें। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये 10% उपस्थिति में लेना है। यहाँ पर 10% लिख देना है, या फिर अगर लैब में लेंगे तब तो समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर तो हम पढ़ा देंगे, लैब में जब जाएंगे प्रैक्टिकल करने समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर बनता क्या है? लास्ट में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। आप कैसे देखिए, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OCH, ये क्या है आपका? ये क्या है? CH3CHO, ये CH3CHO। 2 अणु ले लिए एल्डिहाइड का, 2 अणु एल्डिहाइड का लिए 10% की उपस्थिति है NaOH की। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। जब आपस में रिएक्ट करेंगे CH3C और ये बन जाएगा आपका OH, ये बन गया OH, और यहाँ पर CH2CCHO, ये आपका क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। ठीक ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये CH2, और ये क्या हो जाएगा आपका? CHO हो जाएगा। और यहाँ पर का एक हाइड्रोजनवा जो होगा ये ऑक्सीजन पर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तभी ना ये OH बन गया है, ये OH बन जाएगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके साथ रहेगा। ठीक ना? तो यहाँ पर देखिए CH3C CH2 CHO, और यहाँ पर OH। अब इसी को हम लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों? देखिए यहाँ पर जो ये मेन ग्रुप आपका क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप के जो सटा हुआ कार्बन है इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो सटा हुआ कार्बन है उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन से जो यहाँ पर सटा हुआ कार्बन इसको हम लोग बोलेंगे गामा कार्बन। और इसके बाद अगर कोई कार्बन था उसको हम लोग डेल्टा कार्बन बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई कार्बन रहता तो उसको भी हम कुछ का नाम देते हैं कि G कार्बन, H कार्बन, ठीक ना, कुछ नाम दे देते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको जितने यहाँ पर ये देखिए कार्बन से जुड़ा है, ये मेन ग्रुप है। ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन। अब इससे जो यही आपका बीटा ग्रुप हो गया। ठीक ना? बीटा पर हाइड्रोक्साइड लगा है, तो बीटा पर जब हाइड्रोक्साइड लगा है तो यही क्या हो जाएगा आपका? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा। बात समझ में आई? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाला। अब वही देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कीटोन ले लिए हैं, 2 अणु कीटोन का है। यहाँ पर देखिए 2 आगे लिख दिए हैं, और 10% NaOH लिए हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज बनेगा CH3CO और CH2COH CH3CH3, यानी कि इस पर जितने भी है, तो यहाँ पर CH3CH3 है, तो यहाँ पर देखिए CH3CH3C, और यहाँ पर CH2 ये वाला जो दूसरा वाला जो है 2 अणु लिए है ना, तो दूसरा वाला ये CH2C CH3 और ये OH, और जो यहाँ पर OH था ये वाला OH इसमें वाला, तो इसमें जो हाइड्रोजन इस यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया है। ठीक ना? तो यहाँ पर इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे इसको। ठीक है, एक को कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक को कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन, इसमें देखिए क्या होता है। जब कार्बोनिल यौगिकों के 2 अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाता है तो इसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर दोनों एक ही प्रकार के थे, यानी कि दोनों कीटोन लेना है और दोनों एल्डिहाइड ही लेना है। यहाँ पर क्या है? जब कार्बोनिल यौगिक के 2 अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाता है तो उसको हम लोग मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? CO है, और यहाँ पर HCHO है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए एक ही नहीं है, देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है और यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड है, तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन है तो एक ही, मतलब एल्डिहाइड के ही ग्रुप है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बन जाएगा? तनु NaOH के उपस्थिति में क्रिया करा दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा CH। यहाँ पर देखिए ये है CH2, ठीक ना, ये CH2, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर CHO है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसको भी वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए इसका ये कीटोन ले लिए CH3COH, नहीं ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। ठीक ना, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है? कीटोन है। तो जब ये आपस में क्रिया करें तो यहाँ पर CH3COH और CH2COCH3,
तो ये आप लोग एग्जाम्पल जो है उतार लीजिएगा, ठीक है। अब है आपका प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों के एसिटीकरण की क्रियाविधि हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया पर, ठीक है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के एसिटीकरण की क्रियाविधि, जब अम्ल और क्या कर रहा है कि जब अम्ल और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एसिटीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? एसिटीकरण कहते हैं, ठीक है। कब? जब अम्ल और एल्कोहल जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए RaCOOH है, ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका HOR है ये एल्कोहल है, ठीक ना। यहाँ पर HOR का मतलब है OHR यानी कि एल्कोहल। इसको हम इस तरह क्यों लिखे हैं? यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं ROH एल्कोहल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ROH भी लिख सकते हैं या फिर HOR भी लिख सकते हैं एल्कोहल। और यहाँ पर H2SO4 के उपस्थिति, अगर ROH लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति लेना है और जब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो ये वाला जो होगा देखिए एस्टर बनेगा। यहाँ पर का जो OH है ये OH बाहर आएगा और यहाँ का जो H है ये बाहर आएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों बाहर आ जाएगा। ये जब दोनों बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा, ठीक है। जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। और जो ये R है और यहाँ पर O- चार्ज रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये एस्टर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर जो CH3 CHOH OH है और C2H5 OH है, ये OH वाला ग्रुप है और ये H है, ठीक ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़कर H2O बन जाएंगे और ये वाला कुल आपस में जुड़ जाएंगे CH3 COO C2H5, ये क्या हो जाएंगे? आपका बन जाएगा, ठीक ना, एस्टर। अब देखिए यहाँ पर क्रिया विधि देख लेते हैं। क्रिया विधि में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए, ये एसिड है, H+ है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल था उसी का हाइड्रोजन प्लस है, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पर H+ है, जहाँ पर लगा है तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या है? एसिड की उपस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड की उपस्थिति हो गई। ये एसिडवा डायरेक्ट कहाँ पर अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर। क्यों? क्योंकि वहीं पर इसको क्या मिलेगा? लोन पेयर, ठीक ना। तो यहाँ पर लोन पेयर लेने के लिए क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये स्लाइटली ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेगा? अटैक करेगा तो OH हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? CH3OH और यहाँ पर OH और यहाँ पर देखिए O, यहाँ पर एक बचा ना, ये देखिए O और यहाँ पर स्लाइटली ये आपका लोन पेयर है। एक हाइड्रोजन जो अटैक किया, ये C2H5, यहाँ पर एस्टर है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस पर एक बार और अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आया ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। ऑक्सीजन और ये कार्बन पर जो ये बॉन्ड होगा इधर जाएगा तो ये ऑक्सीजन तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाला जब हम लोग ये क्या लेंगे हम लोग? ये देखिए एल्कोहल लेंगे। यहाँ पर कहा है ना कि इसमें एल्कोहल और जो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम लोग देखिए ये क्या है? C2H5OH है। तो यहाँ पर जब एल्कोहल लेंगे तो इसका भी तो लोन पेयर होता है। इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा ये कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये देखिए कार्बन पर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए H और ये C2H5 जुड़ जाएगा। कार्बन पर ये स्लाइटली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये आंशिक पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन उठा लेगा। जब हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ऑक्सीजन उठाएगा तो इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हट जाएगा, ठीक ना। क्योंकि एक जो बॉन्ड होता है एक लोन पेयर के बराबर होता है। तो ये एक लोन पेयर इसका जो होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, ये जो लोन पेयर इसका गया था वो लोन पेयर वापस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हट जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर। इस पर भी लोन पेयर है ना, तो इस पर जब अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या हो गया? ये ऑक्सीजन जो होगा ये H हाइड्रोजन जो होगा इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा तो OH2 हो जाएगा, ठीक ना। OH2 देखिए यहाँ पर H2O कहिए चाहे OH2 कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर H2 हो गया। अब देखिए क्या होगा कि ये जो
कार्बन होगा, कहेगा ये बॉन्ड आप लेकर जा सकते हैं, तो ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड उठा लेगा। इस पर अब निगेटिव मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव था। जब यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बनाया तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर दिखाया नहीं है तो ये स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से उठाएगा तो ये H2O हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो H2O क्या हो गया, बाहर आ गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड बनाते हुए ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर OC2H5 ये उसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, किसके थ्रू बनाएगा, ये जो इसके पास लोन पेयर है उसी के थ्रू इस पर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका भी बॉन्ड चला गया है। और जब ये लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए जब डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, O पर क्या हो गया, प्लस हो गया, थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के बीच भी एक बॉन्ड है, कार्बन से 2 बॉन्ड बना है, तो 3 बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, देखिए जो ये ऑक्सीजन से हम लोग जो ये हाइड्रोजन आया था, जो एसिड आया था, उस एसिड को हम लोग क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो ये एसिड जो होगा हाइड्रोजन प्लस चार्ज, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, आपका O और डबल बॉन्ड कार्बन बचेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए CH3O, ये C हो गया, और C डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन हो गया। तो ये O जो था वो रहेगा, हाइड्रोजन जो आया था एसिड के रूप में वो जहां से आया था वहां वापस चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 बन गया एस्टर। ये क्रिया विधि थी इसकी। ठीक ना, क्रिया विधि। आपको अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूज हुआ तो यहाँ पर बता दीजिएगा। यहाँ पर कैसे यहाँ पर आया पता है, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर दोनों लेना है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लेना है, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ है यहाँ पर हम लोग एसिड की उपस्थिति में जब क्रिया कराए हैं तो यहाँ पर आपको एल्कोहल लेना है। क्योंकि अभिक्रिया में बताया गया है कि जब अम्ल और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते तो यहाँ पर अम्ल हो गया, यहाँ पर आपका एल्कोहल हो गया। ठीक ना, ये एल्कोहल है C2H5OH, एथिल एल्कोहल है। अब यहाँ पर आपका एस्टर बनके तैयार हो गया। आगे चले हम लोग, बात तो एकदम समझ में आई होगी क्योंकि बहुत विधियों से समझाया हूँ। अब इसमें पूछा कि हेल्फ-लार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक ना, देखिए इस अभिक्रिया में अल्फा कार्बोक्सिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन के साथ क्रिया कराए जाने पर अल्फा हैलो अम्ल प्राप्त होता है। ठीक ना, क्या कर रहा है कि इस अभिक्रिया में अल्फा कार्बोक्सिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब हम लोग हैलोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें अल्फा हैलो अम्ल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है RCH2COOH है। ठीक ना, कह रहा है कि ये क्या ले लिए हम लोग, एक अल्फा कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिए। जो यहाँ पर X2 है ये क्या हैलोजन परिवार का कोई ग्रुप मान लीजिएगा, और यहाँ पर आप रेड फास्फोरस लेना है, कहा इसमें लाल फास्फोरस लेना है, और प्लस में ये H2O। ठीक ना, H2O से क्या कराएंगे, यहाँ पर उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, RCHCOOH, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं कोई जो हैलो ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप X एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको बनेगा है अल्फा हैलो एसिड कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन है, मेन ग्रुप का है, इसके बाद जो कार्बन जुड़ा रहेगा ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फा कार्बन से आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो इसी को बोलेंगे अल्फा हैलो एसिड। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 का ख आता है। प्रश्न नंबर 7 का ख कह रहा है कि एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर KOH की उपस्थिति में CHCl3 के साथ और C2H5BmGBr के साथ ब्रोमीन जल से NaNO2 प्लस HCl से ये भी 273 से 278 केल्विन पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बनाते हैं एनिलीन। पहले बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। यानी कि ये KOH की उपस्थिति में हम लोग CHCl3 के साथ पहले तो ये क्या कहे, एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले हम लोग एनिलीन बनाते हैं। ठीक है, तो पहले ही बता दिया क्या क्या करना है आपको, कि पहले हम लोग बेंजीन लेंगे, बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है, बेंजीन को HNO3, ये HNO3 जो है ये क्या है, सांद्र है,
और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति भी लिख दीजिएगा, इसी लिख देंगे तभी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर लिख दे H2SO4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना, ये NO2, जो NO2 था यहाँ पर जुड़ जाएगा आर्थो पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। ये नाइट्रोबेंजीन हो गया और ये H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। उसके बाद देखिए नाइट्रोबेंजीन को हम लोग लेंगे, तो नाइट्रोबेंजीन को जब लेंगे तो ये कितना है, नवजात हाइड्रोजन लेंगे, कितना 6 टाइम, यानी कि 6 बार 6 हम लोग क्या लेंगे, नवजात हाइड्रोजन लेंगे। टीन और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। देखिए बनेगा C6H5NH2, या बनेगा आपका एनिलीन, जिसको हम लोग फार्मूला में लिखते हैं बेंजीन पर NH2 बनता है। ठीक है, बेंजीन पर NH2 है तो ये क्या हो गया आपका एनिलीन हो गया, और यहाँ पर 2H2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पर आगे चले। अब देखो एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया देखिए, करें कि OH की उपस्थिति में CHCl3 के साथ, तो यहाँ पर देखिए C6H5NH2 ये क्या है आपका एनिलीन है। अब एनिलीन की उपस्थिति किसके साथ, CHCl3 प्लस में 3 के OH, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3 टाइम लिए हैं। ठीक है, ये जब रिएक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा आपका, यहाँ पर ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक ना, क्योंकि ये आर्थो पर क्या है OH है और यहाँ पर एल्डिहाइड का ग्रुप भी लगा है, तो इसको बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, प्लस में KCl बाहर H2O बाहर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद C2H5MgBr, ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्ट करेगा एनिलीन। जब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएगा तो ये NHMgBr प्लस ये जुड़ जाएगा और C2H5 एथिन गैस बाहर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रोमीन जल से जब Br2 से क्रिया करे तो ये ब्रोमीन जल जाते ही आप लोग ये तीनों जगह पर आपका छेक लेता है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ 3 बार लगा है, 1 2 3 4 5 6 पर, तो 2 4 6 यानी कि 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। ठीक है, उसके बाद चौथी पॉइंट है NaNO2 प्लस में HCl, और ये भी 273 से 278 केल्विन के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा एनिलीन NaNO2 प्लस में 2HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ये जो टेम्परेचर दिया है यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना टेम्परेचर पर करना है, तो 273 से 278 पर, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, केल्विन पर ये रिपीट किया तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। ठीक नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl और 2H2O बाहर भी आएगा, 2H2O क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये बना आपका। आगे चले, अब देखिए यहाँ पर है प्रश्नोत्तर संख्या है 7 का ख का, अथवा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। युग्मन अभिक्रिया, अमीनो अपघटन और गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, तीनों दिखाना है आपको, तीनों लिखना है। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया देखिए, जब फिनाल की क्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। इसे हम लोग युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, जब हम लोग फिनाल लेते हैं, फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, तो इसके साथ क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन क्या होता है, बनता है। ठीक ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डाइजोनियम लवण है क्लोराइड का ये। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए N ट्रिपल बार N और यहाँ पर Cl जुड़ा रहता है। ठीक है, ये क्या आपका बेंजीन से कराएंगे, यहाँ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहाँ पर देखिए NaOH की उपस्थिति में ये क्रिया होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए बनेगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक ना, क्या बना, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना, क्योंकि ये पैरा पर ये जुड़ा था, पैरा पर जुड़ा था, पैरा पर जुड़ के ये पैरा पर ही ये बेंजीन जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक ना, बात समझ में आई। दूसरी पॉइंट है अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन है, यह वह क्रिया है जिनमें या तो एल्किल या एरिल हैलाइड के हाइड्रोजन अणु में या एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन अमीनो अम्ल द्वारा होता है। इस क्रिया में एल्कोहलिक अमोनिया अभिकर्मक प्रयुक्त होता है।
सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन बनते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ROH प्लस में NH2, यहाँ पर Al2O3 और ये मतलब हीट कर रहे हैं यहाँ पर इसकी उपस्थिति में, तो ये क्या बना? प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक ना। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन बनते थे, यहाँ पर प्राथमिक एमीन बना प्लस में H2O। अगर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से किया जाए RNH2 ये प्राथमिक एमीन लिए और यहाँ पर ROH और यहाँ पर देखिए H2O बाहर आएगा, ROH की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो ये आपका R2NH3 बनेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ROH है, यानी कि ये R लगाए हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी एमीन बनेगा। फिर यहाँ पर ROH से कराएंगे तो फिर यहाँ पर टर्सरी एमीन बनेगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर अगर कराएंगे तो यहाँ पर 4 ये लेकिन प्लस OH बनेगा, ठीक ना, यानी कि प्लस में रहेगा क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, नाइट्रोजन पर प्लस और ऑक्सीजन OH पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया ना। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, जो पेज है एक पेज और बचा है, गैब्रियल थैलेमाइड जो संश्लेषण है इसको भी देख लेते हैं, लास्ट है ये। यहाँ पर देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण ये होता है, गैब्रियल थैलेमाइड का ये फार्मूला होता है, ठीक ना। जो बेंजीन है, बेंजीन पर एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ इधर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH लेना है जिसमें से हम लोग जब क्रिया कराएंगे तो H2O बाहर आएगा, ठीक। और यहाँ पर H की जगह पर देखिए हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर पोटेशियम जुड़ेगा। जब यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा पोटेशियम जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन जो होगा OH के साथ जुड़कर H2O बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बार और C2H5Br की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला यहाँ से हटेगा, ये वाला पॉजिटिव जो यहाँ से हटेगा इसके साथ क्रिया करेगा, ये वाला पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माइनस KBr बाहर आ गया और यहाँ पर देखिए C+O, ये C+O है, C+O यहाँ पर N के था तो K की जगह पर C2H5 हो जाएगा, तो यहाँ पर C2H5 हो गया, ये O है तो O हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे? जल अपघटन कराएंगे, ठीक ना, यानी कि पानी के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए OH ये क्या है? वाटर है, ठीक ना। OH क्या है? वाटर है, यानी कि जब यहाँ से बांड टूटेगा तो OH इधर आएगा, OH इसके साइड आएगा और जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साइड जाएगा, ठीक ना। OH जो है कार्बन के साइड आएगा और हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साइड जाएगा। यहाँ पर जल अपघटन कराएं तो OH देखिए कार्बन के साइड आ गया, इसमें जुड़ गया और जो OH है जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के साइड जाकर जुड़ा है तो यहाँ पर NH2 बन गया, एक गो हाइड्रोजन इधर का एक गो हाइड्रोजन इधर का, तो दो NH2 बन गया, ठीक ना। इसको बोलेंगे एथिनेमाइड बना और आपका ये बना एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये था गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ये आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग 746000112763 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करना है PDF के लिए। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। चाहे कॉल कर लीजिए, चाहे व्हाट्सएप पर चैटिंग करके आप लोग ले सकते हैं PDF पूरा 2000 फिजिक्स और केमिस्ट्री 2020 से लगाए 2025 तक ले सकते हैं। और आपका जो है बायोलॉजी है जो 2022 से लगाए 2025 तक है, ठीक है। मैथ 2023, 24, 25 मिल जाएगा और आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश का फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।